अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको सब्सक्राइब करने के लिए तो नहीं कहूँगा, बट हाँ रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि इसके पहले के 3 पार्ट्स देख लीजिए, फिर इस वाले पार्ट्स को कंटिन्यू कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम इस पूरे सीरीज़ में बात कर रहे हैं ईश्वर के अस्तित्व के बारे में। तो जैसा कि मैंने लास्ट पार्ट में कहा था कि इस वाले पार्ट में ईश्वर के दुनिया बनाने के पीछे के मकसद को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं दुनिया बनाने का क्या मकसद हो सकता है। पहली संभावना पर बात करते हैं कि यह पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक ठोस हकीकत है। अब यहाँ आपको यह सोचना है कि हमें बनाने के पीछे के दोनों व्यू, यानी कि या तो सब कुछ हमारे लिए बनाया गया है या हमें उसने अपने या अपने बीच के लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया है। क्या इस सूरत में यह वजनदार कारण लगते हैं कि हम इतने बड़े यूनिवर्स के एक लगभग नथिंग हिस्से पर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अभी तक अपने आसपास के प्लैनेट्स तक नहीं पहुंच पाए हैं और ना ही अपने सोलर सिस्टम, यानी कि जो हमारा सौर मंडल है, उससे बाहर निकलने लायक हम अपनी उम्र रखते हैं। और अपनी गैलेक्सी के बाहर तक पहुंचना तो बस एक कल्पना है। इसे एक उदाहरण से समझिए कि एक बड़े से हॉल में आप एक छोटे से बॉक्स में कुछ बैक्टीरिया रखिए जिनके पास उस बॉक्स से निकलने लायक भी क्षमता ना हो, ना उम्र। उन्हें रखने का आपका मकसद कुछ भी हो, पर आपको पता है कि उनके लिए वह अकेला बॉक्स ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप वैसे ही लाखों बॉक्स से वह पूरा हॉल भर देते हैं जिनका कोई उपयोग ही ना हो। क्या आपको अपना यह कार्य तर्क संगत लगेगा कि आपने एक रूम बना दिया, उसमें एक छोटा सा बॉक्स रखा, उस बॉक्स में छोटे से बैक्टीरिया रख दिए और उस जैसा बॉक्स आपने अरबों खरबों रख दिया? अब खुद सोच के देखिए इस बारे में। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। किसी रेगिस्तान में जाकर खड़े हो जाइए और सोचिए कि दसियों किलोमीटर दूर तक फैली रेत के बीच एक कण पर आपने कुछ माइक्रो बैक्टीरिया बिठाए हैं और वह बस इसलिए है कि या तो वह आपकी इबादत करें, पूजा करें, या उनका उद्देश्य आपकी दुनिया के लोगों का मनोरंजन है, या फिर उनके ज़रिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस एक काम के लिए आपने खरबों खरबों कणों वाला दसियों किलोमीटर लंबा चौड़ा रेगिस्तान उस एक कण के आसपास बसाया है। तो क्या आप खुद अपने कार्य को तर्क संगत ठहरा पाएंगे? इसमें आपको कुछ भी लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को ठोस हकीकत भी मानते हैं और ईश्वर को भी मान्यता देते हैं तो यकीन जानिए कि फिर हम इस रचना के पीछे उसके मकसद को समझने में सिरे से फेल हैं। कम से कम ऊपर बताए गए 2-3 एग्जाम्पल्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। चलिए अब बात करते हैं दूसरी संभावना पे। दूसरी संभावना, आधी हकीकत और आधा फसाना। अब आधी हकीकत और आधा फसाना वाली दूसरी संभावना पे आइए, यानी हाफ रियल हाफ इल्यूजन। कुछ विचारकों की नज़र में हकीकत बस इतनी है कि हम जिस सौरमंडल और गैलेक्सी में रहते हैं बस यह रियल है, बाकी स्पेस जो हमें दिखता है वह इल्यूजन है, एक भ्रम है। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम आकाश में 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर के एक सितारे को देखते हैं तो असल में हम 1 अरब वर्ष पहले भेजी फोटान से बनी एक इमेज भर देख रहे होते हैं, जबकि हकीकत में हो सकता है कि वह सितारा लाखों करोड़ों साल पहले ही खत्म हो चुका हो। स्पेस में हम जो कुछ भी देखते हैं वह बस एक छवि भर होती है जो 1 घंटा पुरानी हो सकती है और करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी भी। रियल में उसके होने की कोई गारंटी नहीं है। यह हमारी सीमितता है कि हम ना अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने में सक्षम हैं और ना ही किसी भी तारे या ग्रह या पिंड का एक्चुअल टाइम व्यू देख पाने में। मतलब एक संभावना के तौर पर हम मान भी लें कि कभी हम रोशनी की गति से चल भी पाएंगे तो भी हमें अपनी गैलेक्सी से निकलने में 14,000 साल लग जाएंगे। मतलब हमें अपनी आकाशगंगा जिसका नाम मिल्की वे है वहाँ से बाहर निकलने में 14,000 साल लग जाएंगे, जबकि पृथ्वी पर तो इस बीच 1,01,000 साल गुजर जाएंगे। यानी ये हमारी लिमिटेशन है और इसे जानते हुए क्रिएटर ने हमारे आसपास इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का इल्यूजन क्रिएट किया हो। इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। स्पेस में कुछ रेडियो सिग्नल्स और फोटॉन्स के सिवा दूसरा जरिया भी क्या है हमारे पास, और जो स्पेस टाइम और मैटर को मिलाकर इतनी जटिल संरचना तैयार कर सकता है, उसके लिए ऐसा इल्यूजन तैयार करना या धोखा देने वाले फोटॉन्स क्रिएट करना भला कौन सा मुश्किल होगा। इस थियोरी को मानने से यह चीज़ क्लियर हो सकती है कि हमारी उत्पत्ति का कारण असल में
किसी तरह का एक्सपेरिमेंट या मनोरंजन हो सकता है। आखिर हम इंसान भी इस प्लैनेट अर्थ पर तरह तरह के कंप्यूटर या रियल वर्ल्ड सिमुलेशन गेम बनाकर ऐसा ही करते हैं। तीसरी संभावना, हम एक सिमुलेशन प्रोग्राम में हैं। अब आइए तीसरी थ्योरी पे बात करते हैं। तीसरी थ्योरी कहती है कि हम बस एक सिमुलेशन प्रोग्राम में जी रहे हैं। सिमुलेशन दरअसल एक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को कहते हैं जिसमें हम कोड्स के माध्यम से एक ऐसी दुनिया क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसी होती है, जहां हम वह सब नियम अप्लाई कर सकते हैं जो रियल वर्ल्ड में होते हैं। मसलन ग्रेविटी या गेम के कैरेक्टर का ठोस पदार्थ से पार ना हो पाना। जैसे कि आप पबजी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब प्लेन से आप जंप करते हैं आप नीचे गिरते हैं। अगर आपके सामने कोई दीवार आ जाती है तो आप उसे जंप करके ही पार कर सकते हैं, उसके थ्रू नहीं जा सकते। मतलब कि जो हमारी दुनिया में नियम लागू हैं वैसा ही आपने गेम भी बना दिया है। इन्हें रियल वर्ल्ड सिमुलेशन गेम कहते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का विचार 2003 में निक बॉस्ट्रम ने दिया था, जिसे सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। संभावना के तौर पर स्टीफन हॉकिंग्स ने भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस को सही माना था। अब सिमुलेशन कॉन्सेप्ट को अगर संभावना के तौर पर रखें तो इसके दो लक्ष्य हैं, या मनोरंजन या एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस थ्योरी के साथ स्टिक करते हैं तो फिर हमारे गढ़ने का मकसद इन्हीं दो में से कोई एक हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें फिर से एक उदाहरण लेना होगा। अपना मोबाइल सामने रखिए और कोई गाना या फिल्म चलाइए। समझिए कि यह क्या है। उसमें पानी भी दिख रहा होगा, ठोस धातु भी दिख रही होगी, गोश्त पोश से बना इंसान भी दिख रहा होगा। ऐसा कैसे होता है? इन अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए क्या स्क्रीन के पीछे अलग अलग तत्व इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल नहीं। यह सब एक तरह के डांसिंग पिक्सल्स हैं जो कलर चेंज करते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें दिखाते हैं। यानी स्क्रीन पर चीज़ें आपको अलग अलग भले दिखें लेकिन इनके मूल में एक ही तत्व है। ठीक इसी तरह अपने आसपास आपको जो भी अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं वे सब एक ही तत्व के अलग अलग संयोजन से बनी होती है, और वह होता है एटम, जिसके अंदर और भी कई इकाई होती हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार पदार्थ की सबसे सूक्ष्म इकाई स्ट्रिंग होती है, जो अलग अलग पैटर्न पर वाइब्रेट करती है, और उनके यह अलग अलग पैटर्न ही अलग अलग पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दिखने में भले कार और पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, लेकिन इसके मूल में एटम्स ही मिलेंगे। और एक थ्योरी के अनुसार ऐसी हर चीज़ एक मैथमेटिकल इक्वेशन रखती है जिसे तोड़कर 0 और 1 की फिगर के बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। हमारा दिमाग असल में एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जो आँख के ज़रिए सामने दिखती किसी भी चीज़ को बाइनरी कोड के माध्यम से पहचान कर हमें दिखाता है। और कभी कभी किन्हीं अलग स्थितियों में, मसलन नशे की ही, वह इस बाइनरी कोड को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता और तब हमें रस्सी की जगह सांप दिखाई देने लगता है। सिमुलेटिंग प्रोग्राम की कोडिंग दिमाग की तरह होती है। इन कोड्स के माध्यम से ही एकदम रियल जैसे दिखने वाले कंप्यूटर गेम या सिमुलेटिंग प्रोग्राम बनाए जाते हैं। और जिस तरह इन गेम्स या प्रोग्राम में कैरेक्टर एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक वैसे ही इस थियरी के हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ आप सवाल उठा सकते हैं कि जब हम हकीकत में खुद को खाता पीता, मेहनत या ऐश करता, सुख दुख बीमारी मौत महसूस कर पा रहे हैं, तो यह कल्पना कैसे हो सकती है? इसके लिए आपको रात में सोते वक्त यह प्रयोग करना होगा कि आप रात भर जो सपने देखें, अगली रात सुबह उठते ही उन्हें याद करें और फिर खुद से पूछें कि क्या सपने में महसूस हुई वह सारी फीलिंग्स असली नहीं थी। आपने सपना देखा, यह आपको तब महसूस हुआ जब आप सुबह उठे, वरना सपने में आप इस बात को महसूस कर ही नहीं सकते थे कि आप सपना देख रहे हैं। यह हमारी चेतना की कारीगरी है। चेतना ही इस सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सबसे बड़ा फीचर है। इसके लिए दावा किया जाता है कि यह सुपर नेचुरल है और इसे बनाया नहीं जा सकता, बाकी चाहे सब कुछ बना लिया जाए। फिलहाल वैज्ञानिक इसी दिशा में काम कर रहे हैं और कुछ साल पहले दुबई में सोफिया नाम की रोबोट इसी दिशा में एक कदम थी। वैसे टर्मिनेटर नाम की मूवी का कॉन्सेप्ट भी यही था, जहां स्काईनेट नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम खुद की चेतना विकसित कर लेता है और पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेता है। इसे किसी गेम के उदाहरण से भी दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जहां दो प्लेयर्स बॉक्सिंग करते हैं, चेस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और एक प्लेयर पर आपका पूरा कंट्रोल होता है जबकि दूसरे पर कंप्यूटर का दिमाग लगा होता है। यह भी तो चेतना का ही एक छोटा रूप है। आगे हो सकता है दोनों प्लेयर्स को उनका अपना दिमाग दे दिया जाए और वे खुद से एक्ट करें और आप बाहर से बस दर्शक के तौर पर देखें और उनकी हार जीत पर सट्टा लगाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
ज़्यादातर लोग टर्मिनेटर या आई रोबोट कॉन्सेप्ट की वजह से हालांकि खतरनाक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में काम चल रहा है। और जिस दिन हम अस्थायी रूप से इस चेतना को बनाने में कामयाब हो गए, इस थियोरी का दावा और भी पुख्ता हो जाएगा कि हम असल में एक सिमुलेटिंग प्रोग्राम में हैं और हमें डिज़ाइन करने वाला किसी एक्सपेरिमेंट या मनोरंजन के लिए हमें बनाकर चुपचाप तमाशा देख रहा है, लगभग ठहरे हुए वक्त में, और हम यहाँ साल पर साल गुजारते चले जा रहे हैं। क्या आपने बेहतरीन ग्राफिक्स और विजुअल वाला VR हेडसेट यूज़ किया है जो हम आँखों में लगाते हैं? वह 360 डिग्री व्यू में जो भी दिखाता है वह वर्चुअल रियलिटी होती है और आप भूल जाते हैं कि हकीकत में आप कहाँ हैं। यानी आप अपने बेडरूम के सपाट फर्श पर भले ही खड़े हों, लेकिन अगर प्रोग्राम में आप किसी ऊबड़ खाबड़ जगह दिख रहे हैं तो आप एग्जैक्टली वैसा ही महसूस करेंगे। यानी आपका शरीर कहीं है लेकिन दिमागी तौर पर आप कहीं पहुंच जाते हैं, और तब जो देखते हैं आपके लिए वही हकीकत होता है। इस VR को आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं अगर आपने कभी इसको यूज़ नहीं किया हो तो। इसे अगर आपने अवतार फिल्म देखी है तो बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जहां मूल कैरेक्टर एक मशीन में रहता है और उसकी चेतना को एक उसी ग्रह के वातावरण के हिसाब से डिज़ाइन किए गए अवतार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यह जिन सिग्नल्स की मदद से संभव होता है वे बाइनरी कोड में लिखे जा सकते हैं। एक एनालिसिस के मुताबिक जिस एल्गोरिदम और पैटर्न से गूगल आपकी इच्छित सूचना सर्च करता है, आपका दिमाग भी वही पैटर्न यूज़ करता है। यानी दिमाग के काम करने के तरीके का एक कोड हमारे पास है, तो पूरी चेतना भी इसी रूप में हो सकती है जिसे कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा हो। अगर आपने पार्ट 4 तक गॉड एग्जिस्टेंस देख लिया है तो आप प्लीज़ एक और वीडियो वेट करिए, जल्दी ही पार्ट 5 भी लाइव होगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।